तो चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी अविश्वसनीय सर्वाइवल स्टोरी पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। जरा सोचिए, 142 मीटर लंबा आलीशान जहाज जिसे लोग ऑस्ट्रेलिया का टाइटैनिक कहते थे, वो अचानक गायब हो जाए और उसके यात्री पूरे 7 सालों तक एक अनजान द्वीप पर जिंदगी और मौत से जूझते रहें। ये एस वराथा की वो खौफनाक लेकिन बेहद प्रेरणादायक कहानी है जो हमें बताती है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब भी इंसान उम्मीद का दामन कैसे थामे रखता है। मैंने आज तक ऐसा भयानक मौसम नहीं देखा। अगर मदद नहीं मिली तो हम सब मारे जाएंगे। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये उस जहाज के कैप्टन के आखिरी शब्द थे। एक ऐसा कैप्टन जिसने अपनी 13 साल की नौकरी में जाने कितने तूफान झेले थे। उनके कांपते हाथों से भेजा गया ये आखिरी रेडियो मैसेज था। और इसके तुरंत बाद बूम, आसमान से एक जोरदार बिजली सीधे जहाज के कम्युनिकेशन टावर पर गिरी। और बस एक ही पल में सब कुछ खामोश। कंपास, इंजन, रेडियो सब ठप। चलिए जरा टाइमलाइन पे नजर डालते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 26 जुलाई 1909 एसएस वराथा डर्बन से निकलता है। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। 28 जुलाई की सुबह इसे एक दूसरे जहाज ने देखा। और आपको बता दूं, बाहरी दुनिया ने इस जहाज को आखिरी बार वहीं सही सलामत देखा था, क्योंकि 29 जुलाई आते आते दक्षिण अफ्रीका के उस खतरनाक वाइल्ड कोस्ट पर मौसम ने एक भयानक चक्रवात का रूप ले लिया। समंदर की लहरें लिटरली पहाड़ जैसी बन गईं और बिजली गिरने से बेजान हो चुके जहाज के निचले हिस्से में पानी भरने लगा। 213 ये नंबर बहुत अहम है। इतने ही लोग उस विशाल जहाज पर सवार थे, यात्री और क्रू दोनों को मिलाकर। जब जहाज तेजी से समंदर की गहराइयों में डूबने लगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहां कैसी अफरा तफरी मची होगी। उन 213 लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अपनी अपनी लाइफ जैकेट पहनना और उस बर्फीले उफनते समंदर में कूद जाना। जो तैरना नहीं जानते थे वो तो तुरंत डूब गए और बाकी लोग बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस हिंसक पानी में जिंदा रहने की नामुमकिन सी जद्दोजहद करने लगे। पूरे 3 दिन और 3 रातों तक उस बर्फ जैसे ठंडे पानी में मौत से लड़ने के बाद लहरों ने कुछ लोगों को एक अनजान पथरीले किनारे पर फेंक दिया। जब उन्होंने आंखें खोली और गिनती की तो वो 213 का आंकड़ा गिरकर महज 170 पे आ चुका था। सब के सब पूरी तरह थके हुए, टूटे हुए। दूर दूर तक सिर्फ घना जंगल और समंदर और कुछ नहीं। वो इंसानियत से कोसों दूर एक ऐसी जगह फंस गए थे जिसे बाद में उन्होंने नाम दिया द फॉरगॉटन आइलैंड, यानी भुला दिया गया द्वीप। अध्याय 1, बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष। इस वीरान द्वीप पर पीने के पानी की एक बूंद तक नहीं थी, कोई नदी या झरना नहीं। इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 2 दिन के अंदर ही उनके सबसे बुजुर्ग साथी ने प्यास से तड़पकर दम तोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ा झटका था। उन्हें समझ आ गया कि यहां कोई चमत्कार उन्हें बचाने नहीं आएगा। तुरंत ही उन्होंने पत्तों से ओस इकट्ठा करना और बारिश का पानी जमा करने के लिए जमीन खोदना शुरू कर दिया। ये उनकी सर्वाइवल की पहली परीक्षा थी। अब उन बर्फीली रातों में बिना आग के सर्वाइव करना तो बिल्कुल नामुमकिन था, है ना। कैप्टन घायल थे तो एक एक्स आर्मी ऑफिसर ने लीडरशिप अपने हाथ में ली और सबको पैनिक करने के बजाय दिमाग लड़ाने को कहा। और उनका आइडिया सच में जीनियस था। उन्होंने क्या किया, जहाज के एक इंजीनियर के पास उसका चश्मा बच गया था। उन्होंने उस चश्मे के लेंस से सूरज की किरणों को एक जगह फोकस किया और सूखी झाड़ियों में आग लगा दी। वो आग सिर्फ गर्मी नहीं दे रही थी, वो असल में उस घने अंधेरे में उनके लिए उम्मीद की पहली किरण थी। यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि कैसे प्रकृति के 2 अलग अलग रूपों ने उनके सामने अलग अलग चुनौतियां पेश की। जब भूख से बेहाल कुछ लोग जंगल में गए तो अनजाने में उन्होंने जहरीले फल खा लिए और मारे गए। कुछ को सांपों ने डस लिया, मतलब जंगल उनके लिए मौत का जाल बन गया। लेकिन दूसरी तरफ जब उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और कपड़ों और लताओं से जाल बनाकर समंदर का रुख किया तो उन्हें मछलियां मिली। समंदर ने उन्हें जीवन दिया। अब जाहिर सी बात है, जब आप ऐसी जगह फंसे हो तो मानसिक तनाव बढ़ना तय है। निराशा के चलते उनमें छोटी मोटी चोरियां और लड़ाइयां शुरू हो गईं। तब उन्हें लगा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें एक सिस्टम चाहिए। तो उन्होंने अपने ही बीच से नेता चुने, कानून बनाए। चोरी करने वाले को 3 दिन के लिए अकेले बंद रखने की सजा तय की गई। इसी बीच कमाल की बात यह हुई कि एक बायोलॉजी के स्टूडेंट ने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके घाव भरने वाली कुछ जड़ी बूटियां खोज निकाली। उन्होंने खेती भी शुरू कर दी। वो बस सरवाइव नहीं कर रहे थे, वो लिटरली अपना एक नया मिनी समाज बना रहे थे। अध्याय 2, त्रासदी, अनुकूलन और नया जीवन।
लेकिन देखिए, प्रकृति की परीक्षा अभी खत्म कहाँ हुई थी। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब लगा कि चलो अब सब सेटल हो गया है, तभी एक भयानक तूफान आ गया। रातों रात उनकी पूरी बस्ती, घर, खेती सब तबाह हो गया। वो फिर से जीरो पर आ गए। पर इस झटके ने उन्हें एक बहुत बड़ा सबक दिया कि आप प्रकृति से लड़कर नहीं जीत सकते, आपको उसके साथ मिलकर चलना होगा। और इसी सोच के साथ उन्होंने फिर से सब कुछ बनाना शुरू किया। उस द्वीप पर उनकी जिंदगी एक रोलर कोस्टर जैसी हो गई थी। तीसरे साल में वहां एक दंपत्ति के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। जरा सोचिए, उस वीरान जगह पर एक बच्चे की पहली किलकारी, इसने सबके अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चौथे साल में द्वीप पर एक अजीब सा बुखार फैल गया। कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं, और देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में 10 लोगों की जान चली गई। ये पल उनके लिए सच में बहुत दिल तोड़ने वाला था। पर धीरे धीरे उन्होंने अपने माहौल को पूरी तरह से अपना लिया था। अब वो सिर्फ सर्वाइवल मोड में नहीं थे। उन्होंने जंगली सुअरों को पकड़कर पालना शुरू कर दिया। पहाड़ों से जंगली पक्षियों के अंडे लाकर उन्हें सेया और मुर्गियों का एक पक्का स्रोत बना लिया। और तो और, मानसिक शांति के लिए उन्होंने अपने खुद के रीति रिवाज बना लिए। वो साल में एक दिन उस पहाड़ और जंगल की पूजा करने लगे। वो पूरी तरह से उस जगह के रंग में रंग चुके थे। खैर, जब आप इतने सालों तक जंगल में रहते हैं तो इंसान अपनी पुरानी पहचान भूलने लगता है। पर एक दिन उन्हें समंदर में तैरता हुआ एक संदूक मिला। जब उसे खोला गया तो अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ तस्वीरें थीं। उसे देखकर हर किसी की आंखें भर आईं। वो कोई खजाना नहीं था, लेकिन वो उससे भी बढ़कर था। उसने उन्हें याद दिलाया कि वो कोई जंगली जीव नहीं है, वो इंसान है। उनका भी एक घर था, एक परिवार था जिसे वो पीछे छोड़ आए हैं। और फिर आया छठा साल, जिसने कहानी को पूरी तरह पलट कर रख दिया। एक दिन जब कुछ लोग शहद निकालने के लिए जंगल के एक बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़े, तो उनकी नजर नीचे घनी पत्तियों के बीच चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। जब वो नीचे गए और पत्तियां हटाईं, तो जो नजारा उनके सामने था वो सच में उनके होश उड़ाने वाला था। वो कोई आम चीज नहीं थी, वो एक ऐसी खोज थी जो उनके 7 साल के वनवास को खत्म करने वाली थी। तो उन्हें वहां जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा क्रैश हुआ हवाई जहाज मिला। पास ही 2 कंकाल भी पड़े थे। लेकिन सबसे बड़ा जैकपॉट जो उन्हें उस मलबे में मिला, वो था एक नक्शा। जी हां, और ये कोई आम नक्शा नहीं था। इसमें उस द्वीप की लोकेशन और वहां से बाहर निकलने का समुद्री रास्ता एकदम साफ साफ बना हुआ था। पूरे 6 साल बाद पहली बार उन्हें उस फॉरगॉटन आइलैंड से आज़ाद होने का एक रियल चांस मिला था। उस रात सब आग के चारों ओर बैठे और उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या वे उसी बस्ती में सुरक्षित बैठे रहें जिसे उन्होंने 6 सालों में इतनी मेहनत से बनाया था, या फिर उस भयानक समंदर में फिर से उतरने का रिस्क लें जिसने पहले ही उनसे इतना कुछ छीन लिया था। उस दिन उन्होंने तय किया कि बस बहुत हुआ इंतजार, चाहे जो हो जाए वो अपनी आज़ादी खुद हासिल करेंगे। अब यहां सबसे अहम पॉइंट यह है कि 160 लोगों को समंदर के रास्ते निकालना कोई मजाक नहीं था। इसके लिए गजब की प्लानिंग चाहिए थी। उन्होंने खुद को 2 टीमों में बांटा। एक टीम दिन रात लकड़ियों और लताओं से बेड़े बनाने में लग गई, और दूसरी टीम वो समुंदर के सफर के लिए पूरे 6 महीने का खाना और पानी जुटाने लगी। उन्होंने ऐसे 18 बेड़े बनाए जिनमें 10-10 लोग बैठ सकें, और इस पूरी तैयारी में उन्हें लिटरली एक पूरा साल लग गया। अध्याय 3, आखिरी पलायन। आखिरकार 7 साल बाद वो सुबह आ ही गई। भेड़ों पर बैठने से पहले उन सभी 160 लोगों ने आखिरी बार उस जमीन की पूजा की जिसने उन्हें इतने सालों तक जिंदा रखा था। एक भारी मन और बहुत सारी हिम्मत के साथ वो उस विशाल अनजान समुंदर की ओर निकल पड़े। पर जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये आज़ादी का सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। चलिए देखते हैं कि ये सफ़र कितना खौफनाक था। शुरुआत के 3 दिन तो एकदम डरावने थे। रात के अंधेरे में बड़े बड़े समुद्री जीव उनके लकड़ी के बेड़ों से टकराते थे। 10वें दिन तक आते आते उनकी किस्मत ने फिर धोखा दिया और वो रास्ते से भटक गए। 15वें दिन क्या हुआ कि उन्हें दूर से एक बड़ा जहाज दिखा। वो बहुत चिल्लाए, हाथ हिलाए, लेकिन जहाज उन्हें देखे बिना ही आगे निकल गया। उम्मीदें बिल्कुल टूट चुकी थीं। लेकिन फिर 20वें दिन आखिरकार सूरज की रोशनी में उन्हें मछुआरों की एक छोटी नाव अपनी तरफ आती दिखाई दी। मछुआरों ने बिना देरी किए नेवी को रेडियो सिग्नल भेजा और कुछ ही घंटों के अंदर नेवी के जहाज़ों ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया। ये 160 का जो आंकड़ा है ना, इसे याद रखिएगा। 213 लोगों से शुरू हुआ ये सफ़र तूफानों, बीमारियों और भुखमरी से लड़ते हुए आखिरकार 160 जिंदा इंसानों की घर वापसी पर खत्म हुआ।
जब दुनिया ने इनकी एक कहानी सुनी ना तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। 7 साल का वो खौफनाक बुरा सपना अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। और ये पूरी कहानी बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाती है कि असली सर्वाइवल सिर्फ तूफानों से लड़ने में नहीं है। 7 साल के उस नर्क में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन इंसानियत का असली मतलब सीख लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि जब इंसान एक दूसरे का साथ देता है और प्रकृति का सम्मान करता है तो वो किसी भी मुश्किल को हरा सकता है। जरा सोचिए, अगर कभी आपको ऐसी अकल्पनीय स्थिति का सामना करना पड़े तो आपका पहला कदम क्या होगा? इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और भी कमाल की कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।